हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अफसाना जो कटी हुई शाख है क्लास 10th का वो पढ़ने वाले हैं। तो इस कटी हुई शाख अफसाना पढ़ने से कबल हम ये जानेंगे कि इसके मुसन्निफ कौन है और इस मुसन्निफ के वालिद कौन है। मतलब ये जो मुसन्निफ है उनके बारे में पूरी डिटेल मालूम करेंगे। ठीक है, इतना डिटेल कि अगर क्वेश्चन आंसर पूछा गया, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आया क्वेश्चन, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो अफसाना है इसका नाम है कटी हुई शाख, जिसके मुसन्निफ मुसन्निफ मतलब होता है राइटर। आपको मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि राइटर, जिसके राइटर है कमर जहां। कमर जहां जिनकी पैदाइश तकरीबन 1951 या 1952 में 1951 या 1952 में जिला समस्तीपुर मुर्दरम खेज गांव बुजुर्गद्वार में हुआ। बुजुर्गद्वार में इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। इनके सैयद अताउल हक इनके वालिद का। इनका जो खानदान था वो इल्मी अदब से ज्यादा ताल्लुक रखते थे, ज्यादा इल्म अदब के माहिर थे, मतलब ज्यादा इल्म के करीब थे, पढ़े लिखे लोग थे। इनके जो खानदान था वो पढ़ा लिखा खानदान था। ठीक है, इनकी रवायती तालीम के बाद ये पटना यूनिवर्सिटी में एमए किया। पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया और पीएचडी भी वहीं से की। ठीक है, और जमाना तालिबे इल्मी से ही यानी 1966 से ही अफसाना लिखना शुरू किया। यानी जब ये पढ़ाई कर रहे थे, ये पढ़ने के दौरान ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और 1966 में एक अफसाना लिखा जिसका नाम था जनून वफा। जनून वफा जो माहनामा सुबह नो, ये महीना में एक बार पब्लिश होता था। ये जो था जहाँ से पब्लिश हुआ, ये वहीं से सुबह नो, ये प्रेस है, उसी का नाम है सुबह नो। पटना से 1966 में शात पजीर हुई। शात पजीर हुई मतलब पब्लिश हुई। ठीक है, उन्होंने अपने करियर की आगाज इन्होंने अपने करियर की आगाज संदरूनी महिला कॉलेज, ये भागलपुर में है, कॉलेज से किया। और उसके बाद तरक्की करती गई, और तरक्की करते के बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोभा तक के ओहदे को संभाला। मतलब तरक्की करने के बाद ये भागलपुर से यूनिवर्सिटी के सदर वाला जो ये होता है, जो मर्तबा होता है, जो दर्जा होता है, उसके ओहदे को संभाला। ठीक है, जो ओहदा होता है उसको संभाला। फिर अच्छा, इनके अफसाने भी मजमुआ मतलब बहुत सारे आज अफसाने का किताब, मतलब बहुत से एक मजमुआ का मतलब होता है, मजमुआ का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा कहानी है। यानी अफसानवी मजमुए मतलब जिसके अंदर बहुत सारा अफसाना लिखा हो। ठीक है, तो इनके अफसानवी मजमुए का नाम है चारागर, जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। अजनबी चेहरे, जो 1991 ईस्वी में शाये हुआ। और यादनगर, जो जेरे अशात है। जेरे उशात मतलब अभी ये पब्लिश नहीं हुई है, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये थे मुसन्निफ के बारे में, जितना हमको जानना था उतना जान लिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब ये मैंने जितना पढ़ा दिया उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा वो पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये जो कटी हुई शाख है इनका अफसाना, आखिर इस अफसाने के अंदर है क्या क्या कहानी है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अल मुख्तसर यहाँ पे बयान करने वाला हूँ, और इतने अच्छा से बयान करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जितना आप वो पढ़ेंगे और जितना ये वीडियो देखेंगे वो मतलब मेंटेन हो जाएगा। और लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस अफसाने को पढ़े एक बार जरूर, क्योंकि पढ़ने से ये होगा कि आपके जो लफ्ज है, लफ्ज मालूम होंगे, और उसके अंदर जो भी और भी हार्ड वर्ड्स होते हैं वो मालूम होंगे, और आपका उर्दू मजबूत होता जाएगा। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार पढ़े। लेकिन अगर अल मुख्तसर आपको समझना है कि क्या है एग्जाम पास करने के लिए, तो इतना काफी है मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वो ये है कटी हुई शाख। देखिए, आप पहले देखिए कटी हुई शाख। कटी हुई शाख मतलब क्या? कटी हुई शाख मतलब किसी पेड़ से जब डाल कट के अलग हो जाता है तो उसी को कहते हैं कटी हुई शाख। कोई शाख कट के अलग हो गया, तो ये कटी हुई शाख आखिर क्यों? कटी हुई शाख का आखिर इसका नाम क्यों है? तो कटी हुई शाख इसलिए
क्योंकि जब वो डाल कट के अलग हो जाता है, जब वो शाख कट के अलग हो जाता है, तो फिर उसको उसके अंदर लगाना या जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये नामुमकिन है, ये जुड़ ही नहीं सकता। इसीलिए इस अफ़साने का नाम है कटी हुई शाख, ठीक है? तो इस अफ़साना में ये होता है कि एक आदमी है, ठीक है? मतलब उस आदमी का नाम नहीं बताया गया है और उसपे पूरा अफ़साना लिख दिया गया है। तो वो एक आदमी है और उसके दोस्त का नाम दिया गया है असद, ठीक है? तो वो जो आदमी है, वो उस पढ़ लिख कर घर पे बैठा था, ठीक है? अच्छा खासा डिग्री हासिल किया था। फिर उसके मन में ख़्याल उठा कि यार कब तक एक मेढक तालाब की मेढक की तरह घर पे बैठे रहेंगे? दिमाग में ये ख़्याल उठा, चलो ना क्यों ना बाहर की रंगीनियाँ देखें, बाहर की दुनिया देखें, दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये देखा जाए, चलो बाहर चलते हैं, ये मन में ख़्याल उठा। फिर उसने वीज़ा बना लिया और वीज़ा बनवाने के बाद वो दिन भी करीब आ गया, जब ये एयरपोर्ट पे पहुँचा। घर के लोग रोक रहे थे कि न जा और इसके मन के अंदर इतनी खुशी थी दुनिया देखने की, इतनी खुशी थी कि ये सेल्फिश हो चुका था, ये सब चीज़ भूल चुका था, ये कुछ भी इसके सामने नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है? इसके घर में वालिद साहब इनके बीमार थे, बट इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ये दुनिया की रंगीनियों में मगन था कि हम जाएँगे, दुनिया देखेंगे, दुनिया इतनी खूबसूरत है, दुनिया के नज़ारे करेंगे। मतलब इसके अंदर अब वो सोच ही नहीं रहा था घर के बारे में, ठीक है? इसके वालिद भी रोकने की कोशिश की, बाबू अभी मत जाओ, लेकिन ये नहीं माना, ये बोला कि नहीं हम दुनिया देखेंगे, बोला ठीक है। अब वालिद साहब कितना उनको उसको जिद करते, उसके बाद जाने दिया गया। वो जब एयरपोर्ट पे पहुँचा और उसके बाद हवाई जहाज़ के अंदर जब ये बैठा, एरोप्लेन के अंदर जब ये बैठा, तो जब एरोप्लेन ने उड़ान भरी, तो इसको ऐसा लगा जैसे कि आसमान 7वें आसमान से आगे निकल गए हों और ये खूबसूरत नज़ारा देखते हुए ऊपर जा रहा था और इसके मन में तरह-तरह के ख़यालात उभर रहे थे, तरह-तरह के जज़्बात उधर उभर रहे थे कि जाऊँगा तो ये देखूँगा, वो देखूँगा, दुनिया कितनी खूबसूरत है ये। इसके सामने पूरी दुनिया की मंज़र ऐसे घूम रही थी जैसे फ़िल्म में कोई सीन अपना बदल-बदल के वो सीन सामने आता है, उसी तरह इसके ज़हन में पूरी दुनिया के ख़यालात ऐसे उभर रहे थे। और उसके बाद ये हुआ कि एक एयर होस्टेस आई, वो एयर होस्टेस जो लड़की होती है, वो खूबसूरत वो उसको देखा तो ऐसा लगा जैसे कि जन्नत की हूर आ गई उसके सामने और आकर मुस्कुराकर उससे बोली कि साहब ये आप खाएँगे? मतलब खाने के लिए कुछ चीज़ें पेश की उसके सामने, कि खुश हो गया और ये थोड़ा बोलने में भी लड़खड़ा रहा था, तो लड़खड़ाते-लड़खड़ाते हिचकिचाते हुए बोला और ले लिया खाना जो था। उसके बाद ये देखा कि जस्ट इसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा है और उससे भी एयर होस्टेस एकदम मुस्कुराकर वैसे ही खाना दी जैसे इसको दी। अब जब ये चीज़ देखा तो अब इसको बड़ा अफ़सोस हुआ कि यहाँ तो ये हुस्न आम है, यहाँ सबको उतना ही देखा जा रहा है। अब ये अफ़सोस हुआ मतलब पहले शुरू-शुरू में होता है कि इसको लगा कि अब मैं ही एक स्पेशल हूँ जिसको ऐसे किया जा रहा है। फिर जब ये देखा कि सबके साथ ही ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है, तो इसको थोड़ा मलाल हुआ। बहरहाल ये पहुँचा शहर और जाकर उसके बाद वहाँ पे दूसरे जो बैरूनी मुल्क पहुँचा और पहुँच के वहाँ पर बहुत दिन रहा, दुनिया की रंगीनियाँ देखी, फिर देखते इसका अब जी भर गया। अब इसको वो मज़ा नहीं आ रहा था जो शुरू-शुरू में आने में और आने के बाद इस दुनिया को देखने में जो मज़ा आ रहा था, वो मज़ा अब नहीं रहा। अब ये हमेशा ये सोचता कि यार क्या यहाँ के लोग हैं, अब उसको कोसने लगा अपनी ज़िंदगी को, यहाँ पे क्यों हम आ गए? यहाँ के लोग कितने अजीब हैं, इसके अंदर ज़रा-सा भी जज़्बात नहीं है, ज़रा-सा भी एहसासात नहीं है, लोग एक-दूसरे का हाल भी दरियाफ़्त नहीं करते, कैसे ये लोग हैं, जो रात में जाते हैं काम करने के बाद, घर में बीवी-बच्चे सोते हुए पाते हैं बीवी-बच्चों को और ये भी सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो बीवी-बच्चे भी उठे भी नहीं होते हैं कि ये लोग अपना बिस्तर छोड़कर आ जाते हैं काम पर।
मतलब ये काम में हमेशा हमेशा के लिए उलझ चुके हैं। इनको कुछ सूझता ही नहीं। गाँव में तो कितना अच्छा था, लोग एक-दूसरे से मिलते थे, लोग एक-दूसरे का हाल दरियाफ्त करते थे, लोग आपस में मिल-जुल कर रहते थे। अगर कुछ होता तो गाँव के लोग इकट्ठा हो जाते और उसकी मदद किया करते। और यहाँ के लोग कितने सेल्फिश हैं, कितने अपने में खोए रहते हैं, कभी भी किसी के बारे में सोचते ही नहीं। इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि इनके अंदर जज़्बात ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं है। ये फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान नहीं करते, बस रोज़ सुबह उठना है, काम करना है, काम पे जाना है, काम करके आना है, वापस फिर सो जाना है, फिर वापस उठ के फिर वही काम करना है। फिर उसने अपने दोस्त असद से बोला, "क्या यहाँ के लोग ज़्यादा ही ये नहीं है, सेल्फिश नहीं है? इनके अंदर जज़्बात नहीं है क्या? ये लोग कैसे लोग हैं यहाँ के पत्थर दिल, इनके अंदर थोड़ा-सा भी एहसासात नहीं है। लोग अगर परेशानी में भी हो, तो ये उनको देखते नहीं बल्कि नज़रअंदाज करके अपने काम पे निकल जाते हैं। घर पे ना अच्छे से वक़्त दे पाते हैं, ना बीवी-बच्चे के साथ अच्छे से रह पाते हैं। क्या फ़ायदा इतना पैसा होने का?" तो वो असद बोला, "हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।" उसने भी हामी भरी और कहा कि हाँ, यहाँ के लोग रोबोट की टाइप है, रोबोट की तरह काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, मशीन बन चुके हैं यहाँ के लोग, ठीक है? और उसके बाद ये अपने आप को कोसने लगा कि मैं यहाँ आया क्यों? मैं यहाँ आया क्यों? सोचे यहाँ पर मेरे पास में गाड़ी भी है, घर भी है, एयर कंडीशन रूम भी है और अच्छा तकिया भी है, पलंग भी है, सब चीज़ है। मतलब जो भी अशिया होनी चाहिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, सारे ऐशो-आराम यहाँ पे मौजूद है। पर ये कैसी बेचैनी है अंदर ही अंदर, जो इंसान मतलब कैसे लोग हैं यहाँ के कि इंसान एक-दूसरे का हाल दरियाफ़्त। फिर उसको समझ में आने लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाल लोग दरियाफ्त नहीं करते, लोग एक-दूसरे से मिला नहीं करते। क्या फ़ायदा इतने पैसों का? क्या फ़ायदा इतने ऐशो-आराम का? जब अपने लोग ही ना रहे और जब लोग एक-दूसरे का हाल ही ना पूछे, क्या फ़ायदा? अब इसको अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होने लगा अपने आप पर कि मैं यहाँ आया क्यों? कोसने लगा। फिर एक दिन इसको खत आया, वहाँ पे खत भी बहुत ही दिन के बाद पहुँचा करते थे। तो एक खत आया जिसमें पता चला कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब ये ऐसी इसकी हालत थी कि ये चैन से रो भी नहीं सकता था और पता चला कि उसकी माँ बीमार है। फिर के एक ज़माने बीत गए और उसके बाद ये वापस अपने गाँव आया। जब ये गाँव आया तो ये देख रहा है कि वो जो शरीफ़ा का पेड़ था उसके आँगन में जो आम का पेड़ था वो वैसे ही हवा से झूम रहे हैं। वहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, खुशहाल अच्छे से रह रहे हैं, लोग एक-दूसरे का हाल दरियाफ़्त कर रहे हैं, सब अच्छे से हैं। अब इसके पास बीवी, बच्चे, माँ भी थी, लेकिन वालिद का इंतकाल हो गया था। माँ बीमार खटिया पे पड़ी हुई थी और लेकिन माँ भी उसको खटिया पे पड़ी हुई थी और उसको देख रही थी अपने बेटे को और उसके अंदर कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थी और ये भी कहीं खोया हुआ था। ये जब आया, इसके साथ रिश्ता-वक़ारिब, दोस्त, सारे लोग इसके साथ थे, पर इसने अपने आप को खो चुका था। ये अपने आप को कोस रहा था कि मैं इतने दिन इतने अच्छे लोगों को छोड़कर मैं वहाँ बाहर पैसा कमाने के लिए गया था और इतना वक़्त मैं बर्बाद क्यों किया? क्यों अपने लोगों को छोड़कर इतना दिन चला गया? अब इसकी हालत वैसी हो चुकी थी जैसे कटी हुई शाख की होती है, जो अलग होने के बाद अपने आप को कितना भी करीब लाने की कोशिश करे, कितना भी जोड़ने की कोशिश करे वो शाख अब जुड़ नहीं सकती। बिल्कुल ही वैसे ही इसकी हालत हो गई थी। इसके पास सब तो था, पर अंदर से एक बेचैनी थी कि अब क्या मैं हूँ? मैं वही हूँ? अपने आप को खो चुका था। तो आदमी को इससे ये सीख लेना चाहिए कि पैसा ही दुनिया का हर चीज़ नहीं होता। दुनिया में एहसासात होते हैं, जज़्बात होते हैं, जिसके साथ इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है। इंसान को अपने जो रिश्ता है, रिश्ते-वक़ारिब है, रिश्तेदारी है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर झगड़ा हो जाए तो चाहिए कि आपस में सुलह करें, बातें करें, आराम से बातें करके आपस में सुलह करें, उस बात को बनाएँ। बाद में इंसान को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, जब कोई रिश्ता ख़त्म हो जाती है तो। आप ये जब कोई भला-बुरा कह रहा है अपना रिश्तेदार, तो अपने आप को उसकी जगह रखें, उसकी जगह रख कर सोचे। अगर अगर सोचे ये कि अगर मेरा भी परवरिश वैसा हुआ होता, मैं भी उसी जगह होता और मैं भी ये मेरी भी परवरिश अच्छी नहीं होती, तो क्या मैं वो नहीं कर रहा होता?
ऐसा सोचना चाहिए, इंसान को गौर करना चाहिए कि अगर मैं भी उसकी जगह होता तो क्या करता, मेरी भी परवरिश ऐसी होती तो मैं भी वही कर रहा होता जो दरअसल अभी वो कर रहा है। आदमी को ये सोचना चाहिए और आदमी को अपनी रिश्तेदारी खत्म नहीं करनी चाहिए। हाँ, खामोश और ज्यादातर चाहिए कि खामोश रहे, क्योंकि कई रिश्तेदारी ऐसे होती है जो तल्ख लहजे की वजह से रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। तो बाद में उस कटी हुई शाख से हाल अपना बनाने से बेहतर है कि सुलह करके जिंदगी जज्बात एहसासात के साथ अच्छे से गुजारे। तो ये थी पूरा अफसाना का खुलासा, पूरा अफसाना यही था। आप ये पढ़ें आपको, ताकि आपके जो अल्फाज हैं वो दुरुस्त हो, ठीक है, आपके अल्फाज इम्प्रूव हो, आपका अल्फाज बढ़ता जाए, ताकि आप भी अच्छे से उर्दू बोल पाए। ठीक है, तो ये था पूरी कहानी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने तक ही ना रखें, बल्कि अपने रिश्ता वकारिब मतलब जो भी आपके जानने मानने वाले जो भी दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, उसके साथ ये वीडियो को शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली कोई वीडियो आए तो मैं उसमें आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं बता दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बने रहे इस चैनल के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी जो भी वीडियो रोज आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप बोर्ड लेवल की तैयारी अच्छे से कर पाए। थैंक यू वेरी मच।